नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये है वीडियो नंबर पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, वीडियो नंबर पार्ट 2 है। अगर वीडियो नंबर पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 41। आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर। आवृतबीजी में मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। ऑप्शन बी दिया गया है, इसमें बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करने के गुण होते हैं। ऑप्शन सी है, इसमें स्वपरागन के गुण होते हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है, मानव द्वारा उगाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है इसके कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसका हिंट देख लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हिंट में दिया गया है, आवृतबीजी में सभी आवासों में रहने का अनुकूलन होता है, जैसे कि स्थलीय, जलीय, ट्रॉपिकल, पतझड़, अल्पाइन आवास में स्वपरागन होता है। इसमें बीज अधिक संख्या में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ताकि कुछ अंकुरित हो सके। और एक बात याद रखना कि जो सभी पौधे होते हैं ना, वो मानव द्वारा नहीं उगाए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक के द्वारा ही होता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ही है, यहाँ पर निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक प्रजाति अन्य जाति से प्रजननात्मक रूप से पृथक अथवा अलग अलग होते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। सी है, एक प्रजाति के सदस्यों में अंतः प्रजनन होता है। या फिर हो सकता है अगला यहाँ पर ऑप्शन डी है, एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नताएं होती है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजननात्मक रूप से अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। अब इसका हिंट देख लेते हैं। यहाँ पर जाति वर्गीकरण की प्राथमिक इकाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जाति जो है वो जाति का जो वर्गीकरण इकाई है वो क्या है, वो जाति की वर्गीकरण इकाई क्या है, वो है यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण की इकाई क्या है। ठीक है, तो आपको देना है जो जाति है वो वर्गीकरण की इकाई है। यह शब्द जॉन रे ने दिया था। और ये जो वर्गीकरण यानी जाति शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अधिकांश वर्गीकरण जो है वर्गीकरणकर्ताओं के अनुसार जाति आकारिकी रूप से भिन्न तथा प्रजननात्मक रूप से पृथक अथवा अलग अलग प्राकृतिक जनसंख्या वर्गों का समूह है। यहाँ एक जाति के जीवों में अन्य जातियों के जीवों की अपेक्षा अधिक समानता होती है, अतः यह प्रजनन करते हैं तथा आनुवंशिक रूप से समान तंत्र का निर्माण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 43, जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर, ऑप्शन बी है कोशिका स्तर, ऑप्शन सी है जीव स्तर और ऑप्शन डी है परमाणु स्तर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर। इसका हिंट है, जैविक संघटना का प्रारंभ अधिसूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर से होता है, जैसे जीवाणु तथा विषाणु। इन जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, हम लोग इसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए है स्पर्श के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है पर्यावरण के साथ साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील के लिए, ऑप्शन सी है जनन और ऑप्शन डी दिया गया है वृद्धि एवं विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जनन अथवा रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए हम इसका हिंट देख लेते हैं। हिंट इसमें नहीं दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, ICBN का पूरा नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ICBN का पूरा नाम। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो चलिए हम लोग जानते हैं ICBN का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर।
अब इसका हिंट कुछ इस तरह से दिया गया है। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर इसका फुल नाम होता है। यह वानस्पतिक नामकरण की ऐसी संहिता है जो जंतु वैज्ञानिक एवं जीवाणु वैज्ञानिक नामकरण से अलग है। यह संहिता पादप समझने या पादप समझे जाने वाले सभी वर्गीकीय समूहों पर समान रूप से लागू होती है, भले ही इन समूहों को पूर्व पादप में न माना जाता हो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और ठीक है, समझ गए होंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज़ महत्वपूर्ण पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई लोग। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है ना, विषम बीजाणुता जीवी। ठीक है, ऑप्शन बी है युग्मकोद्भिद, ऑप्शन सी है आश्रित बीजाणुता, ऑप्शन डी जो है ना वो है अगुणितकी जीवन चक्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विषम बीजाणुता जीवी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। अब इसका हिंट देख लेते हैं भाई लोग। कहता है विषम बीजाणुता बीज जो है वो स्वभाव के विकास से महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है। ऑप्शन ए है बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है, ऑप्शन बी दिया गया है कटलफिश मोलस्का जो एक क्लास है, ऑप्शन सी है मानव प्राइमेटा जो एक फैमिली है, ऑप्शन डी दिया गया है मधुमक्खी मस्का जो क्या है एक ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ टाइग्रिस जो कि क्या है स्पीसीज है। इसका हिंट देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका हिंट है बाघ और टाइग्रिस दोनों विशेष टैक्सोनॉमी श्रेणी के समान जीनस है या फिर जीन है। ठीक है, जीनस समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है, यानी सिर्फ सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए है पृथक की गई उपापचयी अभिक्रियाएं पात्रे हुआ करती है, ऑप्शन बी संहिता में होने वाली वृद्धि केवल भीतर से ही होती है, ऑप्शन सी दिया गया है पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी अस्मिति। ठीक है, तो सही आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी समिति। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी जान लेते हैं। संहिता में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और पदार्थ से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय से होते हैं। और तो इसका हम लोग हिंट देख लेते हैं किस प्रकार हिंट दिया गया है। सभी जैविक वस्तुओं में अपने वातावरण के प्रति क्या होता है अनुक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, समझ लेना। और उसकी क्षमता वो जो है ना वो बहुत अधिक होती है और इसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेलिक्स या फिर कैटेलाइट कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा आपको, चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ना वो है मस्का डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली एक सरीसृप। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोवन, ठीक है, जो कि रोगजनक जैसे गंभीर प्रकार का मलेरिया हो सकता है, ये भी है। ऑप्शन सी है कि फेलिस टाइग्रिस भारतीय बाघ है, गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित है। और ऑप्शन डी है ई कोलाई का पूरा नाम एंट अमीबा कोलाई एक प्रोटोजोवन है, रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोवन है, रोगजनक है, जो गंभीर तरीके से क्या कर सकता है, ये मलेरिया को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये है सही आंसर ऑप्शन बी। अब इसका हम लोग देख लेते हैं हिंट क्या है। हिंट में लिखेंगे मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी एक कीट है जो कि संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, यानी जो गलत दिया गया है इस हिंट में आपको यहाँ पर सही बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फेलिस टाइग्रिस जो है वो बंगाल टाइगर है और ये जो है सुंदर वनों में सुरक्षित है। जो यहाँ पर फेलिस टाइगर है ना, यानी जो फेलिस टाइग्रिस है ये बंगाल का टाइगर है और ये सुंदर वनों में सुरक्षित है। अब यहाँ पर जान लेते हैं ई कोलाई का पूरा नाम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना कि ई कोलाई क्या है। तो ई कोलाई जो है ना इसरिकिया या फिर इसरिसिया जान सकते हैं इसको हम लोग।
तो इसेरिशिया या फिर इसेरिकिया कोलाई है, और एक चीज है दोस्तों जीवाणु है ये, और ये मुख्य रूप से मानव की आंतों में पाई जाती है। फिर बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ना, वनस्पति उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। ऑप्शन बी दिया गया है, संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह है। ऑप्शन सी है, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीकी की सहायता होती है। ऑप्शन डी है, पादपालय यानी जिसमें पादप को रखा जाता है, शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। तो सही आंसर तो जान लीजिए भाई लोग, यहाँ पर बी हो जाएगा, संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण। अब बात करते हैं इसका हिंट, तो हिंट बहुत जरूरी होता है जानना। तो हिंट में लिखेंगे संग्रहालय क्या होता है। तो संग्रहालय जो ना, ये जैविक संग्रहालय सामान्यतः शैक्षणिक संस्थानों में बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में परिरक्षित पादपों व जंतुओं के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। नमूनों को जारों में जो है परिरक्षित विलयनों के अंदर ही रखा जाता है। और याद रखना, यहाँ पर संग्रहालय में जंतु कंकालों को भी रखा जाता है, ठीक है। जो जंतु कंकाल होते हैं उसको भी पादप संग्रहालय या फिर जान सकते संग्रहालय में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।